अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। तो फाइनली जो पैरा का इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फिज़िकल टेस्ट था वो कंडक्ट हो चुका है। और सबसे पहले जो था वो रनिंग टेस्ट था। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिनसे रनिंग क्वालिफ़ाई नहीं हो पाई, वो उनको भी पता चल चुका है कि वो अब पैरा के लिए जो इसकी पीपीएससी पे जॉब आएगी उस पे वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। अब आ जाते हैं दूसरा उन बच्चों की तरफ जिनका रनिंग क्लियर हो गया था। अब उनका आगे उन्होंने बायोमेट्रिक किया, उसके बाद उनका हाइट, वेट और बीएमआई की कैलकुलेशन हुई, तो कुछ दिन तक उनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब उसमें भी क्या होगा कि उसमें भी बहुत से बच्चे जिनको पता है कि उनका हाइट इश्यू है या चेस्ट इश्यू है या ओवरवेट हैं, वो भी क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो हम सबको खुद ही पता होता है कि हमारा मेडिकल का क्या रिज़ल्ट आने वाला है बेसिकली। तो फिर भी कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। बट वो बच्चे भी हैं जिनको क्लियरली पता है कि उनका फिज़िकल नहीं क्लियर हो पाएगा ड्यू टू ओवरवेट, ड्यू टू हाइट इश्यूज़। लेकिन फिर भी वेल एप्रिशिएटेड जिन बच्चों ने क्लियर किया। अब आ जाते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो आप लोगों को कुछ ही दिन तक इसका जो फिज़िकल रिज़ल्ट है आपको ईमेल्स और एसएमएस के थ्रू रिसीव हो जाएगा और पैरा उसको अपने जॉब पोर्टल पर भी अपडेट कर देगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये जॉब पीपीएससी पे आएगी और आपने पीपीएससी पे अगेन से उसे अप्लाई करना है। और इस जॉब के लिए जो पैरा ने टेस्ट कंडक्ट किया है, उसमें बेसिकली ये आपका सिलेबस होगा। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका 1 पेपर एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले इसमें लॉ का पोर्शन है और उसमें 3 लॉ उन्होंने दिए हैं। उसको उन्होंने नाम दिया है लीगल एंड जर्नल अंडरस्टैंडिंग्स का। तो इसमें सबसे पहले तो जो पैरा का अपना इन्फोर्समेंट का लॉ है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 वो है। उसके बाद इसमें उन्होंने कुछ सीआरपीसी का सेक्शन ऐड किया है जिसमें चैप्टर 8, 10, 13, 14 और उसके बाद 22 है। तो ये बेसिकली 5 चैप्टर्स बनते हैं सीआरपीसी के, ये भी आपको करने हैं साथ-साथ। उसके बाद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पार्ट 2 और पार्ट 7 है। अच्छा, इसमें अब ये जो लॉ का पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बहुत से बच्चों ने जिन्होंने एसडीओ के लिए भी अप्लाई किया था, आपको पता है कि उसमें लॉ का एक सेपरेट प्रॉपर एक से पेपर हुआ था। तो इसमें फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेबस कम दिया है, तो ये वो बच्चे जिन्होंने एसडीओ पैरा के लिए अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। उसके बाद आ जाते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन पे। तो जनरल नॉलेज भी जो है इन्होंने वो बहुत अच्छे से बताया है, मतलब कि डिफ़ाइन कर दिया है कि उन्होंने पेपर कहाँ-कहाँ से बनाना है। उसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब है। वैसे जनरल नॉलेज जो है वो बहुत ब्रॉडर टर्म है। जब ये वर्ड यूज़ होता है तब आपको पता है कि वो हिस्ट्री में से भी पूछ लेते हैं और वो इंडो पाक अफेयर्स में से पूछ लेते हैं और ज्योग्राफिकल चीज़ें पूछ लेते हैं। तो जनरल नॉलेज एक बहुत ब्रॉड टर्म है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, तो अगर कुछ भी इससे हट के आता है तो उसकी एवरेज बहुत कम होगी। ज़्यादातर पेपर वही होगा जो सिलेबस डिफ़ाइन होगा। तो उसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब है, जिसमें आपको लोकेशंस वगैरह, फिज़िकल स्ट्रक्चर, वेदर, क्लाइमेट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कल्चरल एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। तो इसमें भी उन्होंने क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपको जो पंजाब की हिस्ट्री है और उसके बाद जो सिख एम्पायर है या जो भी इसकी पंजाब की हिस्ट्री रही है, उसके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके बाद जो 4th सेक्शन है, डी सेक्शन, वो करंट अफ़ेयर्स का है। तो करंट अफ़ेयर्स के बारे में आपको अगर नॉलेज नहीं है, तो आप आज से ही न्यूज़ वगैरह, हेडलाइन वगैरह और अखबार वगैरह जो है वो रीड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है, एवरीडे साइंस है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये क्लियरली सिलेबस यहाँ पे सारा मेंशन है। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो है वो नॉलेज ऑफ आईसीटी, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, जिसमें मोबाइल ऐप्स, एआई प्लेटफ़ॉर्म्स, यूज़ ऑफ आईसीटी गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और ऐप्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है।
तो बेसिकली अगर बात की जाए ओवरऑल सिलेबस की, तो ये सिलेबस बिल्कुल रीज़नेबल है। इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। सिर्फ़ एक लॉ का सेक्शन जो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से रिलेवेंट ऐड किया है वो है, और बाकी वही हमारा जो रिपीटिव सिलेबस है वो है। इसमें एक जो सेक्शन कुछ न्यू ऐड हुए हैं वो एआई है, और इसके अलावा और यहाँ पे कुछ इतना ख़ास न्यू नहीं है। अब ये है कि अगर आप लोगों ने अपने मेडिकल के लिए फिज़िकल टेस्ट को क्लियर करने के लिए एफ़र्ट की है, तो काइंडली इस सिलेबस को भी क्लियर करने में अपनी एफ़र्ट पुट करें, क्योंकि अगर अभी ये स्टार्ट है, अगर आप समझे कि अभी आपने 20% गोल अचीव किया है, अभी इसके बाद ये रिटन टेस्ट होगा जिसमें 1 पेपर एग्ज़ाम होगा। जब आप इसे क्लियर कर लेंगे, तो आप एक न आपका फिर आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे। रिज़ल्ट में अगर आपकी फ़ाइनल रिकमेंडेशन होती है, तो आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी और इंटरव्यू होगा। तो समझ लें कि अभी 3 स्टेप्स और पड़े हुए हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि अगर इनमें से अगर आप किसी भी एक जगह पे लैग कर गए, तो आप इस जॉब को सिक्योर नहीं कर पाएँगे। जॉब बहुत अच्छी है और बहुत मतलब अच्छी जॉब है। आपको इसे सिक्योर ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस सिलेबस का सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन और चाहिए और इस सिलेबस की इमेज चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इस जो सिलेबस है उसको शेयर कर दूँगा, और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हुए तो मैं उनको आंसर कर दूँगा। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर जॉइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।